वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10 का हिंदी का चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर 4 में आपका यही है, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किनके द्वारा लिखा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके लेखक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए चैप्टर में देखते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या विषय वस्तु में दिया गया है। ये देख सकते हैं आपका चैप्टर है, चैप्टर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। चैप्टर 4 में इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है इनके बारे में। पहले जो लेखक है इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आपका चैप्टर का नाम है, चैप्टर 4 का, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक, और फिर इनके लेखक कौन है, इनके लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म जो है वो 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बलिया जिले में आरत दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। और मृत्यु हुआ था 19 मई 1979 को, 7979। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और इनके पिता का नाम ज्योतिषमती था। तो ये देख सकते हैं इनका चित्र, इनके उपलक्ष्य में, उपलब्धि में इनका चित्र डाक टिकट पे भी, भारत के डाक टिकट पे भी इनका चित्र सम्मिलित किया गया है, जोड़ा गया है। तो इनका जीवन परिचय, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय कुछ पढ़ लेते हैं पहले। तो क्या क्या दिया गया है इनके जीवन परिचय के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 9 अगस्त 1907 था में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में आरत दुबे, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे के छपरा नामक स्थान पे हुआ था। और इनका जीवन परिचय भी जान रहे हैं, चैप्टर अभी शुरू नहीं हुआ है। ये निबंध में भी आ सकता है, पूछा जा सकता है उनके बारे में, 5 पंक्ति 10 पंक्ति जो भी। तो ये इसके लिए क्या होगा, ये महत्वपूर्ण रहता है। तो जीवन परिचय जानते हैं, इसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारत वर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। इनका जो रचना है, लेखन जो है, लेखन के क्षेत्र में जो भी साहित्य पुस्तकें इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे हैं, जी ने लिखे हैं, वो क्या है, भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति रही है, महत्वपूर्ण रहा यहाँ के लिए। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला, इन तरह के भाषाओं में उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता पर गहनता से बैठकर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। मतलब ये बहुभाषिक हैं, बहुत सारे भाषा को जानने वाले हैं। और ये क्या थे, अच्छे पढ़े लिखे मान के चल सकते हैं, जैसे कि कितने लैंग्वेज, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला और इत्यादि, और भी कुछ भाषाओं के साथ साथ ये इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन के आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता पर इन्होंने क्या लिखा है, गहनता से लिखा है, आलोचना की क्षमता को लेकर प्रकट हुआ है। वे ज्ञान को का बोध और पांडित्य की हृदय के साथ ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं। इनका जो साहित्य है, इस तरह से हम हमारे सामने जो लेखन में जो लिखे हैं, पुस्तकें लिखी है, साहित्य लिखे हैं, इस तरह से हमारे सामने क्या होता है, पेश होता है, प्रस्तुत होता है। जो विचार की तेजस्विता, जो विचार को क्या करने का काम करता है, सीख देने का, तेज करने का काम करता है। कथन के विचार की तेजस्विता, विचार को तेज करता है। कथन जो कहते हैं, लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इनका जो साहित्य में जो ये प्रस्तुत करते हैं, ये हमारे विचार को तेज करता है।
सिखाने का कार्य करता है। कथन, जो इनके लेखन में जो कथन कहा गया होता है, ये क्या करता है, कथन के ललित और बंध की शास्त्रीयता का संगम रहा है। इस प्रकार उनमें एक साथ, तो इस प्रकार उनमें हमें बहुत तरह के लेखकों की भूमिका दिखती है, जैसे कि कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर एकाकर हो उठे, मतलब तीनों एक व्यक्ति में समाहित होकर तीनों एक साथ क्या कर रहे हो, तीनों कहीं पे एक साथ बैठकर अपने अपने विचार को बता रहे हो। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य में हमको देखने को मिलता है। तो क्या क्या एक साथ, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर एकाकर एक साथ होके लिख रहे हो। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है, उनकी जो दृष्टि है सांस्कृतिक रूप से ये अपूर्व रही है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है। भारत का जो संस्कृति है इतना विशाल विविध संस्कृति है, ये किसी एक जाति, विविधता कितने बार बताया भी है, भारत क्या है, अनेकता में एकता को दिखाता है। तो ये किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक अलग अलग जातियों में अलग अलग तरह के संस्कृति देखने को मिलती है। जातियों के श्रेष्ठ संसाधनों के लवन नीर संयोग से विकसित हुआ है। जिसे ये कहावत की तरह कहा गया है, यहाँ का जो संस्कृति है, जैसे पानी में नमक किस तरह से मिलता है, उसी तरह से जातियों ने मिलकर यहाँ के संस्कृतियों को क्या किया है, उभारने का काम किया है, प्रमुख विशेष करने का कार्य किया गया है विभिन्न तरह के जातियों के द्वारा। और द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं, तो ये इनके बारे में था। इनकी विशेषता क्या था, ये कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह लिखते थे, एक साथ तीनों का समागम हो गया, जैसे तीनों मान कर चलिए कि एक जैसे लिख रहे हैं। और बहुत तरह के भाषाओं में और बहुत तरह के विषयों में इन्होंने अपना योगदान दिया है लेखन के क्षेत्र में। और इनकी प्रमुख रचना क्या क्या है, द्विवेदी जी की प्रमुख रचना क्या हो जाएगा, अशोक के फूल, ये विषय में दिया गया है। कल्पता, अशोक के फूल पहला हो जाएगा। कल्पता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये सब क्या है, इनकी रचनाएं हैं, लेखन है। निबंध संग्रह में प्राचीन भारत के कलात्मक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि द्विवेदी जी की रचनाएं को निम्न में से बताइए या कुछ रचनाएं लिखिए। तो फिर से अशोक के फूल, कल्पता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये निबंध में है। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट क्या थे, प्राचीन समय के लेखक थे, विद्वान थे। चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का उपन्यास वो था। सूरदास साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी आदित्य भूमिका, हिंदी साहित्य, इतने लेखन हैं इनके। उद्भव और विकास, ये लेखन है इनका, जिसमें आलोचना और साहित्य का इतिहास बताता है। और संदेह, रासक, पृथ्वीराज, रासो, नाथ सिद्धों की बनिया, ग्रंथ संपादन है, ग्रंथ है इनका। विश्व भारती, कितने ग्रंथ हैं, कहानियां हैं, नीति लेख और ग्रंथ संपादन है। विश्व भारती, शांति निकेतन पत्रिका भी लिखे हैं ये, संपादन विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका के संपादन द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये विश्वनाथ भारती शांति निकेतन, विश्व भारती जो लिखे हैं, शांति निकेतन पता नहीं कहाँ लिखे हैं, वो जो पत्रिका है उनके संपादन के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को क्या मिला है, आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण का सम्मान भी मिला है इनको, और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि भी दी गई है। ये शॉर्ट में डी लिट की उपाधि मिली है। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं
प्रशासनिक पदों पर रहे हैं। इनकी उपलब्धियां हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इतनी सारी उपलब्धियां हैं। और सन 1789 ईस्वी में दिल्ली में उनका निधन हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में वे क्या है, बहुत ही प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाने माने व्यक्ति रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध में तो यह जो लेखन है नाखून क्यों बढ़ते हैं उनकी मतलब उनका जीवन परिचय जान लिए, माता पिता, जन्म, मृत्यु, फिर उनकी शिक्षा किस तरह से हुई, किस तरह के क्षेत्र में वे क्या थे, प्रमुख रहे हैं, और क्या क्या सम्मान उनको मिला है, क्या क्या लेखन था उनका, पुस्तक विशेष प्रमुख पुस्तक के बारे में। और आगे पढ़ते हैं। यह जो अब लेखन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, आपका पाठ जो है यह इनके प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इसमें दृष्टिकोण को, नजरियों को बताते हैं। इस ललित निबंध में नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध है आपका, लेखक ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखून के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और नाखून को काटने पर जो बढ़ता है, इसके जरिए ये लेखक क्या बताना चाह रहे हैं, सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा को उद्घाटित दिखाती है। एक और नाखून का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाश्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना ये अलंकृत करता है। जैसे नाखून बार बार बढ़ता है तो उसको बार बार काटते हैं, तो ये दोनों क्रिया को, कार्य को क्या कहते हैं लेखक, मनुष्य के सौंदर्य बोध, सांस्कृतिक चेतना, मतलब किसी चीज के प्रति जागरूकता को दिखाते हैं कि हम किसी चीज के प्रति कितने जागरूक हैं, अपने में अच्छे कार्य को समाहित करना और बुरे कार्य को खत्म करने के बारे में। बहुत तरह की इसमें क्या है दृष्टिकोण है रहा है कहानी में, जो आगे पढ़ेंगे। और चेतना को निरूपित करता है। लेखक ने नाखून के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य, नाखून के बहाने ये मानव के सत्य को दिखाने का, दिग्दर्शन बताने का भी कार्य करते हैं, सफल प्रयत्न किया है। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। यह लेखक के द्वारा जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें बहुत तरह के दृष्टिकोण से लोगों को सीख दी गई है, जानकारी दी गई है, सब समाज और संस्कृति कैसी होनी चाहिए। तो ये आपका पाठ का परिचय था। और भी है। इनकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा घर से ही संस्कृत के माध्यम से हुई थी। शुरुआत में जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी संस्कृत से हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए गए थे, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में ही है। वहाँ उन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की, ज्योतिष की पढ़ाई भी ये किए हैं। कबीर पर गहन अध्ययन, संत कबीर पे, कबीर और तुलसीदास रविन्द्रनाथ टैगोर के जो संग्रह के रूप में उनको माना जाता है, तो कबीर के बारे में भी इन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है, के कारण 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। पीएचडी की उपाधि 1949 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ से प्राप्त किया। फिर 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रखिएगा। इनकी साहित्यिक रचनाएं, ये अपनी अंतिम पढ़ाई 1949 में लखनऊ में समाप्त किए, पीएचडी की वहाँ पे। 1957 में इन्हें पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला भारत सरकार के द्वारा। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सा है तो बहुत सारा, उसमें से प्रमुख कौन कौन सा है, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारू चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा, हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी रहा है। ये था लेखक का परिचय। इसके बाद कहानी परिचय जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके बारे में पाठ परिचय। यह जो पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, चैप्टर 4 में मनुष्य की मनुष्यता का साक्षात्कार कराया गया है। जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके द्वारा लेखक जो है ये मनुष्य को अपने आप से, स्वयं से
साक्षात्कार करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना, जो लेखन जो बताना चाहते हैं पाठ में, मनुष्य की क्या है, पशवी प्रवृत्ति, पशुता है, प्रवृत्ति का प्रतीक बताया गया है। इन्हें काटना या ना बढ़ने देना उनके निहित मानवता का, मतलब नाखून का बढ़ना क्या है, मनुष्य के अंदर नाखून का बढ़ना लेखक के द्वारा ये मनुष्य के अंदर पशुता को दर्शाता है, और वही उसको नाखून को काटना यह दर्शाता है कि मानव के जो है नाखून को काटकर अपने अंदर के मानवता को वो जगाने का कार्य करते हैं। तो ये पाठ का क्या है, सार है। आज से कुछ ही लाख वर्ष पहले मनुष्य जब बरमानुष, सभी जानते हैं, सभी बच्चे जानते होंगे कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो जब बरमानुष की तरह मनुष्य जब रहते थे, जब जंगली रूप में आदिमानव के रूप में रहते थे, तो उस समय नख ही उसके अस्त्र थे। जब शिकार करके खाने पीने का काम करते थे आदिमानव के समय में, तो मनुष्य जो है वो नख को एक अस्त्र के रूप में भी अस्त्र के रूप में प्रयोग में लाते थे। लेकिन आधुनिक आज के मनुष्य अनेक विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लिया है। पहले नाखून को भी एक शस्त्र माना गया था आदिमानव के काल में, लेकिन आज मनुष्य ने क्या किया है, विकास करते हुए बहुत तरह के विनाशकारी अस्त्र को बना लिया है। अतः नाखून बढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें काटना मनुष्य की निशानी है। मतलब आज मनुष्य के पास ऐसे ऐसे विनाशकारी हथियार हैं जिसमें नाखून का कोई योगदान, कोई टक्कर ही नहीं है ऐसे ऐसे। तो इसीलिए नाखून को क्या करते हैं, वो काट देने का कार्य करते हैं। ये निशानी बताता है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर रह रहे पशुता के चिन्हों को त्याग दें और उसके स्थान पर मनुष्यता को अपनाएं। तो नाखून काटना यही दर्शाता है कि हम अपने अंदर के पशुता को नष्ट कर दें, खत्म कर दें और मानवता को अपनाएं। क्योंकि आज कई तरह के हथियार हो गए हैं, नाखून के हथियार के रूप में जरूरत नहीं है। यह आप देख सकते हैं पाठ का सारांश। प्रश्न में अगर पूछा जाएगा कि पाठ का सारांश लिखिए, तो ये चैप्टर का विषय परिचय था आपका। तो इसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव करेंगे। बाकी कहानी तो आप पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं, या अगर कहानी भी पढ़ना होगा तो कमेंट में बताइएगा। तो पूरा चैप्टर का कहानी का अर्थ भी भावार्थ के साथ समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पाठ का सारांश क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। भावार्थ तो एक शॉर्ट फॉर्म में बता चुके हैं, तो सारांश ये हमें बताता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ में नाखून क्यों बढ़ते हैं में लेखक के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने नाखून के माध्यम से मनुष्य के अंदर जो क्या है, पशु की प्रवृत्ति है, जानवर की जो प्रवृत्ति है, उसको वर्णन किया करते हुए उन्होंने बर्बरता को उसको त्याग कर मानवीय गुण को, अच्छे गुण को अपनाने का संदेश दिया है। इसमें एक दिन लेखक की पुत्री ने प्रश्न में पूछा, एक दिन लेखक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उनके पुत्री ने प्रश्न में पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। बालिका के इस प्रश्न से लेखक हैरान हो गए, हतप्रभ हो गए, और प्रतिक्रिया और जवाब में स्वरूप में लेखक ने इस विषय पर मानव सभ्यता के विकास पर अपने विचार प्रकट करते हुए आज से और जवाब के रूप में बताते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व जब मनुष्य जंगली अवस्था में थे, आदिमानव के रूप में थे, तब उन्हें अपनी रक्षा के लिए हथियार की आवश्यकता होती थी। तो उस समय आदिमानव के समय में उस तरह के जानवर, जीव जंतु भी पाए जाते थे, एक से एक खतरनाक जीव जंतु भी थे। इसके लिए मनुष्य क्या करते थे, अस्त्र के रूप में स्वयं की रक्षा के लिए क्या करते थे। जैसे बाघ मांसाहारी जानवरों का नख होता है, बाघ का देख लीजिए, शेर का, और सबसे खतरनाक भालू का जो नख होता है। इसी तरह से मानव भी क्या करते थे, अपने नख को हथियार के रूप में प्रयोग में रखते थे और बढ़ा के रखते थे, क्योंकि अपने प्रतिद्वंदियों से जूझने के लिए नाखून ही उनके क्या थे, उस समय प्राचीन समय में जब विकास नहीं किए थे, अस्त्र के थे। इसके बाद पत्थर, उसके बाद पेड़ के डाल आदि का व्यवहार होने लगा। नाखून के बाद पत्थर का प्रयोग होने लगा, पेड़ की डाली लकड़ी का भी प्रयोग होने लगा। फिर पत्थर को नुकीला धारदार बनाकर फिर उसी को लकड़ी में बांधकर, जिसे होता है ना कुल्हाड़ी,
उस तरह के प्रयोग में लिया जाने लगा। इस प्रकार जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य अपने हथियार में भी विकास करने लगा, और जैसे जैसे मानवता का विकास, मानव विकास किया और अपना अस्त्र भी अलग करता चला गया और विनाशकारी बनाता चला गया। मनुष्य को उसे इस बात पर हैरानी होती है कि आज मनुष्य नाखून ना काटने पर अपने बच्चे को डांटता है। मतलब लेखक को हैरानी हो रही है कि लाखों वर्ष पहले यही क्या था, उल्टा था। नाखून बढ़ाकर रखने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए नाखून को बढ़ा के रखते थे, लेकिन आज के समय में मनुष्य क्या करता है, इसी नाखून को बढ़ाने पर अपने बच्चे को, अपने खुद को समझाता है और अपने बच्चे को डांटता है कि नाखून को क्या करना है, नहीं बढ़ाना है। नाखून बढ़ाने की को विवश करती है प्रकृति, उन्हें नाखून बढ़ाने को विवश करती है। नाखून बढ़ जाता है, ये कैल्शियम के कारण बढ़ता है, जैसे हड्डी बना है उसी से नाखून भी बनता है, ये बढ़ता है। मनुष्य को अब इससे कई गुना शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र मिल चुके हैं, इसी कारण मनुष्य को अब नाखून की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे सारांश में और आगे है। मनुष्य सोचता है कि किस ओर, मनुष्य आगे सोच रहा है कि किस ओर मनुष्य विकास करते हुए किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्य की ओर अथवा पशुता की ओर, मनुष्यता की ओर अथवा पशुता की ओर। किस ओर बढ़ रहा है, तो मनुष्यता की। अब नाखून को काटकर व्यक्ति जो है यह दर्शाना चाहता है कि ये क्या कर रहा है, मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, पशुता की ओर नहीं। अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की ओर अथवा शस्त्र अस्त्र घटाने की ओर। ये तो नजरिया, अलग अलग नजरिया हो जाएगा। नाखून को काट कर क्या कर रहे हैं अपने, अस्त्र शस्त्र को बढ़ाकर क्या कर रहे हैं, अपने नाखून को काट कर क्या कर रहे हैं, ये सब अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग विचार होगा। अभी तो बढ़ ही रहे हैं विनाशकारी ओर, जैसे जैसे असर बढ़ रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये अच्छे तरक्की की ओर तो नहीं बढ़ने की निशानी है। प्रकृति को क्या दूषित कर रहे हैं, साफ स्वच्छ वातावरण को नष्ट करने का काम ही कर रहे हैं। आज के युग में नाखून पशुता के अवशेष है तथा अस्त्र शस्त्र पशुता के निशानी है। आगे, इस प्रकार भाषा में विविध शब्द विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। जैसे इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ होता है अधीनता, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, या फिर इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, स्वयं पे निर्भर, इंडिपेंडेंट। किसी की अधीनता पे नहीं रहना, किंतु इसका अर्थ हमने स्वाधीनता, स्वतंत्रता तथा स्वराज ग्रहण किया है। अर्थ होता है इंडिपेंडेंस का अलग, लेकिन इसको हमने स्वीकार, कौन कौन से अर्थ को स्वीकार किया है, जैसे इंडिपेंडेंस का अर्थ अलग अलग भी है, तो इसके अलग अर्थ को हमने स्वीकार किया है। जैसे कि अधीनता, किसी का अधीन नहीं रहना, किसी का अधीनता के अभाव में नहीं रहना, जबकि हमने इंडिपेंडेंस का अर्थ स्वाधीनता, स्वतंत्रता और स्वराज को ग्रहण किया है, इसको अपनाया है। यह सच है कि आज परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए नए उपकरण हैं, टूल्स हैं, देख ही सकते हैं, जान सकते हैं, आप जानते ही होंगे। उलझनों की मात्रा भी बढ़ गई है, जैसे जैसे विकास किए हैं, तो उसी तरह से हमारा समस्या भी क्या है, प्रॉब्लम भी बढ़ गया है, अलग तरह का हो गया है। परंतु मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है, मूल समस्या जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं बदली है। पुराने के मोह के बंधन में रहना भी हम समय जरूरी नहीं होता। पुराने जो मोह होते हैं, जैसे कि यह जो, परंतु मूल समस्या क्या हो गया, भोजन का, स्वच्छ वातावरण का, ये तो अभी है ही समस्या में, यह नहीं बदली है। कुछ बेसिक अलग अलग समस्या बढ़ गया, जैसे कि पहले आने जाने का, ट्रांसपोर्ट में सुविधा हो गया, सुविधा समस्या दोनों का विस्तार हुआ है। लेकिन पुराने के मोह के बंधन में रहना भी, लेकिन पुराने समस्या के मोह, पुराना जो समय में जो समस्या था उसके बंधन में अभी नहीं रह गए हैं, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हमें भी नएपन को अपनाना चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन नएपन को अपनाने के साथ साथ इसकी जरूरी बातों को भी अपनाना जरूरी है, कहीं इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। ठीक, नए खोजने अपना सर्वस्व न खो दें, मतलब नए नए चीज़ों की तलाश में क्या कर दें, हम अपना मूल जो बेसिक चीज़ है, जैसे धरती पे हम निवास कर रहे हैं, इसका वातावरण पहले जैसे था अभी वैसा नहीं रह गया है, पानी भी जैसे साफ था, शरीर
जितना मजबूत था पहले, ये सब न खो दें। क्योंकि कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। कहावत है कालिदास का कि सब पुराने जो चीजें हैं वो अच्छे ही नहीं है, पुराने चीज सभी चीज अच्छे ही नहीं है, और सब नए चीजें खराब ही नहीं है। नई नई चीजें जो है सभी खराब नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं। ट्रांसपोर्ट में जैसे इलेक्ट्रिक का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक कार, बाइक में, परिवहन ट्रांसपोर्ट में अगर इलेक्ट्रिक चीज का यूज करते हैं तो ये सही है। और भी बहुत चीजें हैं। अतएव दोनों को जांच कर, जो अतएव दोनों चीज को जो अच्छे हैं हमारे लिए, जो अनुकूल है समाज के लिए, धरती प्राकृतिक सभी के लिए, उसको अपनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। यह बात है। सारांश ही चल रहा है अभी। मनुष्य किस बात में पशु से भिन्न है? मनुष्य जो है, आदमी जो है, वो कौन कौन से बात में मनुष्य पशु से, जानवर से अलग होता है, भिन्न होता है? तो एक बात है आहार निद्रा, भोजन में अलग है, विचार में, विकास में, और भी बहुत तरह की चीजें हैं, सोच में भी अलग है। आदि के दृष्टिकोण से मनुष्य तथा पशु में समानता है। फिर भी मनुष्य पशु से भिन्न है। मनुष्य में क्या है? संयम है, श्रद्धा, त्याग, तपस्या, आहार, जिसे खाना पीना जो हो गया, वो खाना अलग है लेकिन खाना दोनों खाते हैं। सोने का टाइम अलग अलग है लेकिन सोना जरूरी है, तब हमारा शरीर सही से, दिमाग सही से काम करेगा। और इसके अलावे क्या अलग चीजें हैं? संयम है, श्रद्धा, त्याग, तपस्या, दूसरे के सुख दुख के प्रति मानसिक जो क्या है, दिमाग का जो सोच का जो विकास है, ये जानवरों में नहीं हो पाया लेकिन मनुष्य में जो हुआ है, पशु में नहीं है। सोच का विकास, बौद्धिक विकास। मनुष्य लड़ाई झगड़े को अपना आदर्श नहीं मानता है, वही क्रोधी एवं अविवेकी को बुरा समझता है। लड़ाई झगड़ों को यह आदर्श के रूप में नहीं मानता है, और क्रोध को क्या समझता है? बुराई मानता है। लेकिन वही जानवर में ये क्रोध होते हैं, अपने आपस में लड़ते हैं, ऐसा चीज है। लेखक का सोचना है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि देश के नेता वस्तुओं की कमी के कारण उत्पादन बढ़ाने की सलाह देते हैं। लेखक कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि ऐसे में मनुष्य को कैसे सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि देश के जो नेता होते हैं अगर वस्तु कमता है तो क्या करते हैं? उत्पादन को बढ़ाने का सलाह देते हैं, लेकिन बूढ़े आत्मावलोकन की ओर ध्यान दिलाते हैं। उनका कहना है कि प्रेम बड़ी चीज है जो हमारे भीतर है, चीज पता नहीं। इस निबंध में लेखक ने मानवता, मतलब ये मानवता को सही रूप में स्वीकार करने का, अपनाने का कार्य किया गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ में? महाविनाश से मुक्ति की ओर ध्यान खींचना है। जो महाविनाश की ओर बढ़ रहे हैं, बर्बाद करने की ओर बढ़ रहे हैं प्रकृति को, उसमें क्या करना है? उसमें ध्यान, उसको मुक्त करना है। पेड़ काटना मतलब विकास के लिए, रोड बिछाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, अच्छे भूमि को खत्म करना, बर्बाद करना, ये सब छोड़ना है, सही चीज को अपनाना है। तो ये था आपका पाठ का सारांश। अब आते हैं आपके चैप्टर के प्रश्न उत्तर पे। तो क्या क्या प्रश्न उत्तर है? पहला नोट कर सकते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ था? नाखून क्यों बढ़ता है, यह बात सबसे पहले लेखक को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किसने बताया था? तो उन्हीं की बेटी ने। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी बेटी के द्वारा पूछा गया था, जिससे वो क्या हुए थे? हैरान हुए थे। एक दिन उनकी बेटी ने यह सवाल किया कि उन लेखक से कि यह विषय पर गहराई से सोचने पर, और लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है इस बात पे गहराई से सोचने के लिए क्या हो गए? विवश हो गए कि क्यों बढ़ते हैं नाखून, क्या तात्पर्य है, क्या सीख देती है नाखून काटना, ये सब। तो ये पहला प्रश्न था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से उनके आगे उनकी बेटी ने पूछा था, छोटी बेटी ने। एक दिन उनकी बेटी ने उन्हें यह सवाल पूछा, और यह सुनकर लेखक क्या हुए? इस विषय पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर हो गए। अगला, बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाता है? जब नाखून बढ़ता है बार बार तो प्रकृति क्या बतलाने का कार्य करता है, क्या सीख देने का कार्य करता है? तो जब नाखून बढ़ते हैं तो हमारे प्राचीन काल की याद, पुराने समय की याद दिलाने का कार्य करते हैं कि जब हम क्या थे? आदि मानव के रूप में जीवन जीते थे, तो यही नाखून को हम बढ़ाते थे, और आज के समय में इसी को
काटने का कार्य करते हैं। दो पहलू हो गया, समय के अनुसार चीजें बदल गई ये बता रहा है, और आदि मानव काल में हम नाखून को अपना जीवन बचाने के रूप में, अस्त्र के रूप में, आत्मरक्षा करने के लिए अस्त्र, शिकार के रूप में, अस्त्र के रूप में क्या करते थे, खुद को बचाने का और शिकार करने का काम करते थे। तो जंगल में रहता था आदिमानव के, जब मनुष्य आदिमानव के रूप में जंगलों में रहते थे, उस समय नाखून उसकी क्या थी, आत्मरक्षा की एक अस्त्र था, और शिकार में बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार के रूप में ये कार्य हथियार होते थे। आज भी नाखूनों का बढ़ना इस बात का संकेत है कि हमारे भीतर पशुता की कुछ निशानियां अब भी मौजूद है। प्रकृति हमें यह याद दिलाती है कि भले ही हम आधुनिक हो गए हैं, लेकिन हमारे भीतर प्राचीन गुण अभी भी जीवित हैं। हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन प्राचीन चीजें जो थी, नाखून का बढ़ना, ये हमारे भीतर आज भी क्या है, स्थित है, विद्यमान है, जीवित है। ठीक है। तीसरा, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। लेखक के द्वारा कि नाखून क्या है, अस्त्र के रूप में है, ये कहाँ तक संगत है, सही है। संगत मतलब सही है। प्राचीन समय में तो ये क्या थे, नाखून प्राचीन के समय में, पुराने समय में जब कुछ नहीं था, तो ये हमारे लिए जरूरी होने का काम करता था। लेकिन आज अलग अलग तरह के विकास करने के बाद शस्त्र अलग अलग तरह का, इससे बड़े बड़े और खतरनाक अस्त्र शस्त्र हो गए हैं, तो ये इसकी जरूरत नहीं रही। लेकिन प्राचीन समय में इसी की जरूरत थी, अपने आत्मरक्षा के लिए, खुद का जन्म बचाने के लिए। तो देखते हैं, प्राचीन काल में जब मनुष्य जंगली जीवन जीता था, आदिमानव के रूप में जीते थे, नाखून उनकी आत्मरक्षा के लिए मुख्य प्रमुख अस्त्र थे। वे वनमानुष की तरह अपने नाखून से शिकार करते थे, अपने दुश्मनों से बचते थे। मतलब आदिमानव दूसरे आदिमानव जानवर के साथ साथ आदिमानव दूसरे आदिमानव पर भी हमला करते थे, तो एक दूसरे से बचाने का कार्य भी ये करते थे, अस्त्र के रूप में बचते थे दूसरे आदिमानव से भी। आधुनिक युग में हम विभिन्न हथियारों का, लेकिन आज के समय में विकास विकास करने के बाद हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हो गए हैं कि क्या है, उसके सामने हमारा नाखून क्या होगा, बहुत ही छोटा है। तो इसीलिए नाखून की भूमिका, महत्वपूर्णता जो था, इम्पोर्टेंट जो था नाखून पहले के समय में, वो अब समाप्त हो चुका है। इसीलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना प्राचीन समय के लिए तो उपयुक्त था, लेकिन नाखून जो था ये उपयोगी था प्राचीन समय में, लेकिन आज उपयोगी नहीं है। तो यही वर्तमान समय में तक ये, लेकिन आज ये उपयोगी नहीं है, यही क्या है, तर्क संगत नहीं है। तो यही आज के समय में नाखून को अस्त्र के रूप में देखना सही नहीं है। ठीक है, नाखून बढ़ा लेंगे तो खुद ही क्या, बहुत सारी गंदगी हाथ में, नाखून में उपस्थित हो जाएगी। तो ये था तीसरा। आते हैं चौथा प्रश्न पे। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। मनुष्य जो है वो अपने नाखून को बार बार इसलिए काटता है कि मानो नाखून को क्या मान लिया गया है आज, पशुता की निशानी। प्राचीन समय में तो वो आदि मानव के रूप में रहते थे, कोई विकास नहीं था, वस्त्र नहीं था, खान पान का सही उपयोग, घर जो सुविधा सुख सुविधा भी है वो कुछ नहीं था, तो इसीलिए मनुष्य नाखून को पशुता की निशानी मानता है। लेकिन आज वो नाखून को काटकर अपने अंदर मानवता को जगाने का कार्य करता है। तो इसीलिए मनुष्य बार बार अपने नाखून को काटकर मनुष्यता को जगाने की, सभ्य दिखाने की कोशिश करता है, इसीलिए नाखून को बार बार काटता है। मनुष्य लगातार सभ्य बनने की कोशिश करता है। प्राचीन समय में, प्रारंभिक काल में नाखून उनके अस्त्र होते थे, यही नाखून अस्त्र थे, जान बचाने का काम करता था। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता विकास किया, उन्हें नाखून को काटने उन्हें समाना शुरू कर दिया। नाखून को काटकर वो पशुता से मुक्ति पाने और अधिक अधिक सभ्य दिखने की कोशिश करता है। आजकल नाखून काटना सौंदर्य और स्वच्छता का क्या है, प्रतीक है। नाखून जिसका बढ़ा होता है उसे क्या मानते हैं, स्वच्छ नहीं मानते हैं, लेकिन आज यह सौंदर्य और स्वच्छता की निशानी है। चौथा, पांचवा देखते हैं। सुकुमार विनोद के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। सुकुमार विनोदों के लिए, मतलब लोगों के लिए नाखून काटना यह प्रचलन में कैसे आया। नाखून को नहीं रखना है, काटना है, यह बात प्रचलन में कैसे आया। लेखक ने बताया है कि मानव ने अपने नाखून को संवारने और उन्हें कलात्मक रूप देने की प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू कर दी थी।
मतलब आज से बहुत समय पहले ही जब धातु प्रयोग में आया, नाखून के बाद लकड़ी को, पत्थर को जब अस्त्र के रूप में प्रयोग करने लगा मनुष्य आदि मानव काल में, प्राचीन समय में, तो इसी में जब धातु लोहा पहले तांबा आया, उसके बाद लोहा आया, तो जब धातु मनुष्य को मिला तभी से ये क्या करने लगे, नाखून को काटने का काम करने लगे। वात्सायन, महर्षि वात्सायन कामसूत्र से पता चलता है कि लगभग 2000 वर्ष पहले भारतीय लोग अपने नाखून को विभिन्न आकृतियों में संवारते थे। आज से 2000 साल पहले से ही लोग क्या करने लगे, नाखून को काटने का कार्य करने लगे। तभी से नाखून नहीं रखने लगे, उनको सजाने लगे नाखून को अलग अलग डिजाइन में। यह प्रक्रिया न केवल मनोरंजन का साधन थी बल्कि यह सौंदर्य का प्रतीक भी बन गया। ये अस्त्र को ये अपना सौंदर्य का रूप प्रतीक मान लीजिए। क्या करते थे ये अपने नाखून को त्रिकोण आकार का, गोल आकार का, चंद्रकार आकार का आदि के विभिन्न आकृतियों में नाखून को काटकर लोकप्रिय थे। मतलब पहचान जैसा बन गया था, किसका नाखून कैसा है, कितना सुंदर है। चलिए अगला प्रश्न है, नख या नाखून बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है। नाखून बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की किसी प्रवृत्तियां हैं, तो पशुता की प्रवृत्तियां हैं। नख बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की सहज वृत्तियां हैं जो आज सामान्य है, सभी लोगों के लिए काटते हैं। हमारे प्राचीन पशु जीवन की स्मृतियों को संजोए रखती है। नख बढ़ाना हमें यह याद दिलाता कि हमारे जब नख बढ़ता है तो हमें यह याद आता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, आदिमानव के रूप में नाखून को अस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। और नख को काटते हैं तो हमें यह बतलाता है कि हम पशुता से आगे बढ़ चुके हैं, हम सभ्य बन चुके हैं, प्राचीन समय से आधुनिक काल में आ चुके हैं। यह क्रिया हमें यह एहसास या याद दिलाती है कि मनुष्य अपने भीतर की पशु प्रवृत्तियों को नियंत्रित करके अपने सभ्य समाज के जीवन का निर्माण करता है। तो सभी प्रश्न पाठ्य पुस्तक से लाइन बाय लाइन आया है, तो सबको नोट कर लीजिएगा और याद करिएगा, अभी से अभ्यास करिएगा, याद करिएगा नोट करके, नोट बना के, ठीक है। 7वां प्रश्न क्या है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। पाठ में लेखक जानना चाह रहा है कि वो नाखून को काटकर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, आधुनिक युग में या सभ्यता की ओर प्रवेश कर रहा है या पशुता की ओर, मनुष्यता की ओर, या ये बताना स्पष्ट करना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक हैं, लेखक के मन में यह प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि यह देखता है कि लेखक यह देखता है कि आधुनिक समाज में हिंसा और विनाश के साधनों का बढ़ता उपयोग हो रहा है। हिंसा और विनाश के आधुनिक अत्यधिक अत्यधिक आधुनिक अस्त्र शस्त्र, बंदूक, तोप, मिसाइल, ड्रोन, ये सब आ चुका है। मनुष्य बंदूक, बम और अन्य विनाशकारी हथियारों का निर्माण और उपयोग कर रहा है जो पशुता की निशानी है। आज जैसे प्राचीन समय में अगर नाखून अस्त्र था तो आज इसके लिए क्या है, विनाशकारी है। तो अस्त्र शस्त्र आज लेखक के विचार से यही पशुता की निशानी है। अस्त्र शस्त्र जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र है यही पशुता की निशानी है जो प्रकृति को खराब करने का काम कर रहा है। दूसरी ओर मनुष्य की सहानुभूति, प्रेम और सहयोग जैसे गुण उनके मनुष्यता की निशानी क्या है। आधुनिक अस्त्र शस्त्र लेखक के विचार से पशुता की निशानी है। जैसे पहले नाखून अस्त्र शस्त्र था, वैसे ही आधुनिक युग का बंदूक, गोली, बम जो भी है ये पशुता की निशानी है। वहीं दूसरी तरफ मनुष्य के अंदर जो सहानुभूति, मानव प्रेम, सहयोग जैसे गुण उन्हें मनुष्यता की ओर बढ़ाते हैं, सभ्यता की ओर बढ़ाते हैं, सभ्य समाज की ओर बढ़ाते हैं। लेखक इस अंतर्द्वंद को स्पष्ट करने के लिए यह प्रश्न उठता है कि ताकि लोग सोच सके कि वो किस दिशा में बढ़ रहे हैं, मनुष्य सोच सके, विचार कर सके कि वो आगे बढ़ रहे हैं कि किस ओर बढ़ रहे हैं, तभी ना समाज का, सभ्य समाज का विकास होगा, नहीं तो ऐसे ही विनाश हो जाएगा। पशुता की ओर बढ़ने का मतलब है हिंसा और विनाश, जबकि मनुष्यता की ओर बढ़ने का है प्रेम और शांति। ठीक। 8वां प्रश्न है, देश की आजादी के लिए प्रयुक्त किन 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 शब्दों का अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है। देश की आजादी के लिए प्रयुक्त किन किन शब्दों का अर्थ मीमांसा लेखक करता है।
जिसे देश की आज़ादी के लिए क्या था, इंडिपेंडेंस होना, फ्रीडम। लेखक देश की आज़ादी के लिए इंडिपेंडेंस और स्वाधीनता जैसे शब्द का वर्णन किया गया है। इंडिपेंडेंस मतलब स्वाधीनता, शब्दों की अर्थ मीमांसा करता है। इंडिपेंडेंस का अर्थ किसी की अधीनता से मुक्त होना, जबकि स्वाधीनता का मतलब है अपने ही अधीन रहना। लेखक का निष्कर्ष यह है कि स्वाधीनता का अर्थ केवल बाहरी स्वतंत्रता नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और आत्मबंधन भी होता है। हमें यह सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता तभी प्राप्त होती है जब हम अपने आचरण और कर्मों में संयम और जिम्मेदारी दिखाते हैं। स्वतंत्रता के बारे में मतलब शब्द का जो प्रयोग किया है लेखक ने इंडिपेंडेंस शब्द का, तो ये क्या अर्थ प्रकट करता है, यही प्रश्न पूछा गया है 8 नंबर में। तो इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है स्वाधीनता। तो स्वाधीनता, इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है किसी के अधीन से मुक्त होना, और वही स्वाधीनता का अर्थ होता है अपने अधीन रहना, अपना कंट्रोल खुद पे रखना, संयम, आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण जो दिया गया है। तो इसी सच्ची स्वतंत्रता तभी प्राप्त होती है। और हमें यह स्वाधीनता जो शब्द यहाँ पे अपनाया गया है, स्वाधीनता, इसका वास्तविक अर्थ यह सिखाता है कि स्वतंत्रता तभी प्राप्त होती है जब हम अपने स्वयं पर, खुद पर, अपने आचरण और कर्मों पर संयम और जिम्मेदारी दिखाएं। यही क्या है, सच्ची स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस का अर्थ, वास्तविक अर्थ। लेखक ने किस प्रसंग में कहा था कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। जब पाठ में, कहानी में नाखून क्यों बढ़ते, इसमें एक वाक्य का प्रयोग किया गया है, बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो इसमें लेखक क्या कहना चाहता है? तो यह जो प्रसंग तब कहा गया था जब लेखक यह प्रसंग तब कहा जब वह बता रहा था कि पुराने रीति रिवाज और परंपरा हमेशा उपयुक्त नहीं। कबीर का क्या कहना था? सभी पुरानी चीजें अच्छी नहीं है, सभी अच्छी चीजें सही नहीं है, तो उपयुक्त नहीं होती। बंदरिया अपने बच्चे को गोद में दबाकर रखने की आदत रखती है जो मनुष्य के लिए अनुकरणीय नहीं हो सकता। लेखक का अभिप्राय यह है कि हमें अपने पुरानी आदतों और परंपराओं को समीक्षा करना चाहिए और जो उपयोगी ना हो उसे छोड़ देना चाहिए। सभी पुराने रीति रिवाज अच्छे नहीं होते और हमें वही अपनाना चाहिए जो हमारे लिए लाभकारी है। जैसे संत कबीर का कहना था कि सभी पुरानी चीजें अच्छी नहीं है और सभी नई चीजें क्या है, सभी अच्छी चीजें पुरानी नहीं है। क्या था उनका, वो देख लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या था वो। कहावत, संत कबीर का कहना था कि, नहीं मिल रहा, देख लेते हैं। सब पुरानी चीजें अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। मतलब इसी यही को इसी वाक्य को क्या कहा गया है, इसी बात का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा गया है प्रश्न में कि सभी पुराने जो चीजें हैं अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते। तो सभी जो प्राचीन समय के जो सभी चीजें हैं वो अच्छे ही नहीं है, जो पशुता की निशानी थे उसको समाप्त कर देना है, और जो नए जमाने की जो चीजें हैं वह सभी खराब नहीं है, अच्छी चीजें भी है। तो ये इस बात को क्या कर रहा था, स्पष्ट करने का काम कर रहा है प्रश्नों में कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, यह स्पष्ट करना है जो वाक्य कहा गया था। तो यह है कि बंदरिया का काम क्या होता है, अपने बच्चे को क्या करना, अपने में, अपने गोद में दबा कर रखना। लेकिन मनुष्य को कभी ना कभी स्वतंत्र होना ही पड़ेगा, इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। तो यही बात इसमें स्पष्ट होती है। लेखक का अभिप्राय यह है कि हमें अपनी पुरानी आदतों को क्या करना है, जो हमारे लिए जरूरी आदत नहीं है उसको छोड़ना है, और जो सही आदत
चाहे वो पुराने समय से हो या नए समय से, आधुनिक युग से, उस रीति रिवाज को क्या करना है, अपनाना है। और पुराने चीज को जो आधुनिक युग में हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है, इसे छोड़ देना है। ठीक। तो रीति रिवाज अच्छे नहीं होते और हमें वही अपनाने चाहिए जो हमारे लिए क्या है, लाभकारी है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। स्वाधीनता शब्द का अर्थ सार्थकता लेखक क्या बताता है? स्वाधीनता शब्द इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या है, किसी के अधीन नहीं रहना। और स्वाधीनता का अर्थ क्या है, अपना आत्म कंट्रोल, आत्म नियंत्रण, यही है। अपने अधीन रहना, स्वयं के अधीन रहना, आत्म के अधीन रहना, स्वयं का बंधन होता है। स्वाधीनता का अर्थ है मैं अपने ही अधीन रहना, जिसमें स्व का अर्थ होता है बंधन, और हमें आत्मनियंत्रण, आत्म संयम का पाठ पढ़ाती है स्वाधीनता शब्द। स्वाधीनता शब्द लेखक बताता है कि सच्ची स्वाधीनता वह है जो हमें अपनी जिम्मेदारियों, कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरे के कल्याण के लिए काम करने की प्रेरणा दे। दूसरे के कल्याण के लिए काम करने की प्रेरणा जो दे, वही स्वाधीनता का अर्थ है। यह स्वाधीनता हमें अपने और समाज के विकास की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होती है। आत्म संयम रखना है, आत्मनियंत्रण रखना है, और सच्ची स्वाधीनता हमें जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए और दूसरे के कल्याण करने के लिए सीख देने का कार्य करती है। स्वाधीनता हमें अपने समाज के विकास और दिशा में आगे बढ़ने का में सहायक भी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 11वां। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि से बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? कहा निबंध जो है नाखून के उभरते, इसमें किस बूढ़े का जिक्र किया गया है? तो लेखक ने एक बूढ़े का जिक्र किया है जो अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव कुछ शब्दों में व्यक्त करता है। बूढ़ा कहता है, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। मतलब बाहर नहीं देखना है, बाहर के चीजों से ज्यादा, मतलब बाहर मतलब बाहर जो हमारे ध्यान को बांटने का कार्य करता है, उससे ज्यादा हमें अंदर के चीजों को, आत्मा को देखने का कार्य करना है। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्म तोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। लेखक की दृष्टि से बूढ़े के ये कथन पूरी तरह सार्थक है, क्योंकि वो मनुष्य को सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाते हैं। यही सब चीजें मनुष्य को शांति और संतोष की ओर ले जाती है। ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर समझते होंगे तो सभी लोगों को ये अपने जीवन में ये सब बात को अपनाना चाहिए कि बाहर की नहीं, भीतर की ओर देखो, अपने अंदर आत्मा को देखो, हिंसा को मन से दूर कर दो। देख सकते हैं, बाहर की ओर नहीं, खुद के अंदर, स्वयं के अंदर देखना है, अपने आत्मज्ञान की ओर देखना है, हिंसा को मन से दूर कर देना है, मिथ्या को हटाना है, क्रोध और द्वेष को दूर करना है, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है, कल लोक के लिए कष्ट, आराम की बात नहीं सोचना है, प्रेम की बात सोचना है, आत्मतोषण की बात सोचना है, काम करने की प्रवृत्ति को सोचना है। यही जीवन का सार है, यही विकास कर सकती है किसी के जीवन में। मनुष्य की पूछ किसकी तरह नाखून, मनुष्य की पूछ की तरह उनके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शक्तियां के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जागती है? जैसे मनुष्य के पूछ, जैसे बंदर का होता है ना पूछ, उसी तरह से नाखून को काटते काटते नाखून भी क्या हो जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो यह क्या प्राणी शक्तियों की ये क्या अनुमान देता है? प्राणी शक्तियों का अनुमान है कि एक दिन मनुष्य के नाखून भी उसी तरह झड़ जाएंगे जिससे उनकी पूछ झड़ गई। इस अनुमान से लेखक के मन में यह आशा जागती है कि भविष्य में मनुष्य पूरी तरह पशुता को त्याग देंगे और नाखून का झरना यह संकेत देता है कि मनुष्य अपनी आदिम प्रवृत्तियों को पूरी तरह मुक्त होकर एक अधिक सभ्य और मानवीय जीवन की ओर बढ़ जाएगा। नाखून नाखून समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि नाखून क्या करता है, किसी चीज को पकड़ने में सपोर्ट का काम करता है हड्डी के साथ साथ। तो पूछ का काम था नहीं, तो ये खत्म हो गया, झड़ गया। तो ये मानव जीवन की ओर क्या है, सभ्यता की ओर बढ़ने का प्रमाण है, पूछ का झरना और नाखून का झरना। सफलता और चरितार्थ शब्द में लेखक के अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? लेखक के अनुसार सफलता चरितार्थ में अंतर है। सफलता का मतलब है बाहरी संसाधनों को
उपलब्धियों की प्राप्त की गई उपलब्धियाँ, बाहर के जो संसाधन है उसकी उसी संसाधन के द्वारा उपलब्धियों से प्राप्त की गई उपलब्धि। लेकिन चरितार्थ का अर्थ है सफलता, मतलब जिसे किताब के द्वारा हम पढ़े उससे हमें सफलता मिलती, क्या है उस संसाधन का, पुस्तक का प्रयोग किए तो वह अर्थ किसका है, सफलता का, किसी चीज के द्वारा हम सफल हुए। लेकिन वही चरितार्थ का अर्थ क्या है, प्रेम मैत्री और सभी के कल्याण के लिए अपने को समर्पित करना, नाखून को काट देना भी स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो हमें सच्ची चरितार्थता की ओर ले जाता है। लेखक बताता है कि चरितार्थता बाहरी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है, मतलब सफलता के लिए हमें किसी चीज का उपयोग करना पड़ता है, किसी संसाधन का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन चरितार्थ के लिए हमें खुद पे, स्वयं पे कंट्रोल, अनुशासन करना पड़ता है। तो यही क्या है, सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण चरितार्थ को बताया गया है। चरितार्थ बाहरी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आत्म की पूर्णता और मानवीय मूल्यों पर आधारित होती है। 14वां प्रश्न है, व्याख्या करने वाला है, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, यह निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। यह जो पाठ से दिया गया है इसका क्या करना है, व्याख्या करना है। देख सकते हैं प्रस्तुत पाठ पुस्तक नाखून क्यों बढ़ते हैं से ली गई है। लेखक की बेटी ने नाखून बढ़ने के बारे में सवाल किया था लेखक से, तो लेखक इस बारे में विचार करने के लिए विवश हो गया। इस विचार से लेखक के बीच यह पंक्ति उभर कर आती है, नाखून को काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति वे क्या करेंगे, फिर से दोबारा बढ़ जाएंगे। जो नाखून और अपराधी की तुलना, नाखून को अपराधी से समान बताया गया है। लेखक का मानना है कि जैसे नाखून काटने पर भी बार बार बढ़ते हैं, वैसे ही निर्लज अपराधी भी बार बार दंड पाने के बाद भी वह अपना अपराध नहीं भूलते, आदत को नहीं छोड़ते। यह पंक्ति मनुष्य की पशुता प्रवृत्ति को उजागर करती है, जो बार बार सुधारने के प्रयास के बावजूद वो क्या करती है, अपनी आदत से नहीं बदलती है। लेखक इस तुलना से यह बताने का प्रयास किया है कि जैसे नाखून बार बार बढ़ते हैं, वैसे ही मनुष्य की विनाशकारी प्रवृत्तियां भी बार बार उभरती है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, यह इसका भी व्याख्या करना है। यह पंक्ति भी पाठ्य पुस्तक नाखून के उभरते हैं से ली गई है। लेखक ने इस पंक्ति से मनुष्य की बर्बरता और हिंसक प्रवृत्ति को नाखून के माध्यम से व्यक्त किया है। नाखून को देखकर लेखक को कभी कभी निराशा इसलिए होती है क्योंकि वो इसे क्या मानता है, आदिम और विनाशकारी प्रवृत्ति को की याद दिलाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे हिरोशिमा में बम गिरने जैसी घटनाएं मानवता की क्या थी, बर्बरता का उदाहरण था, उजागर करता है। यह पंक्ति मनुष्य की अमानवीयता, हिंसा और दूरदर्शिता को दर्शाता है, जिससे लेखक को निराशा होती है। लेखक यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य की यह बर्बरता उसकी प्रकृति और सभ्यता के बावजूद भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जैसे प्राचीन समय में नाखून अस्त्र था, वैसे ही हिरोशिमा में क्या किया गया था, परमाणु बम छोड़ा गया था। तो दोनों अस्त्र है, तो एक अस्त्र को छोड़कर दूसरा अस्त्र मनुष्य अपना लेता है, तो उसका प्रयोग, उसी अस्त्र का प्रयोग किया गया था। तो उसी अस्त्र के बारे में लेखक कहता है कि मनुष्य ने अपने अस्त्र का उपयोग करना नहीं छोड़ा है, जो उसके लिए बर्बरता और हिंसक की प्रवृत्ति है, जिसे समाप्त करना जरूरी है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। यह कि इसका व्याख्या क्या होगा, यह पंक्ति भी नाखून के उभरते से ली गई है। इस पंक्ति में लेखक द्विवेदी जी को यह बताना चाहते हैं कि भले ही नाखून बार बार बढ़े, लेकिन मनुष्य का कार्य क्या है, उसे बढ़ने नहीं देना। लेखक कहना चाहता है कि आज का मनुष्य सभ्य, संवेदनशील और बुद्धिजीवी हो गया है, वह नरसंहार और विनाश के भयानक परिणामों से अवगत है। जैसे हिरोशिमा में महाविनाशक से उसे जागरूक बना दिया, इसीलिए वह अपनी विनाशकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर सृजनात्मक की ओर अग्रसर हो सके। यह पंक्ति इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य अपनी पाश्विक प्रवृत्ति को नियंत्रित करे और मानव मूल्यों और शांति की ओर बढ़ना चाहता है। वह नाखून की तरह अपनी विनाशकारी प्रवृत्ति को आगे बढ़ना नहीं देगा, उसे बार बार काटता रहेगा। सत्रह, चलिए 15वां नंबर है, लेखक की दृष्टि से संस्कृति की सबसे भारी विशेषता क्या है। हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी
विशेषता क्या है? तो लेखक की दृष्टि से हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता अपने आप पर, अपने स्वयं पर द्वारा लगाए गए बंधन से निहित है। भारतीय चित्त अधीनता के बजाय स्वाधीनता के रूप में सोचता है। यह हमारी संस्कृति की ही प्रभाव है कि स्वतंत्रता ही को अपने अंदर की अनुशासन और आत्मसंयम के माध्यम से समझते हैं। भारतीय संस्कारों ने हमें यह समझाने आत्मसंयम के माध्यम से यह समझाता है कि भारतीय संस्कृति के दीर्घकालीन ये जो भारत के जो लंबे समय से आ रहे संस्कार जो हमें सिखाने का काम करती है, स्वयं के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। यह विशेषता हमें अपनी परंपराओं और मूल्य से जोड़ी रखती है और हमें नैतिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाती है। इस प्रकार लेखक का मानना है कि हमारी संस्कृति का आत्मनियंत्रण, स्व अनुशासन ही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। मैं मनुष्य को नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये पहले भी हो चुका है, क्योंकि ये बार बार बढ़ते हैं। नाखून हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून के माध्यम से मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति का विकास यात्रा को उजागर किया है। नाखून को बार बार बढ़ने के बावजूद उन्हें पुनः बढ़ने की प्रवृत्ति को लेकर मनुष्य की वास्तविकता, जिससे मनुष्य के अंदर बार बार जानवर की प्रवृत्ति, पशुता की प्रवृत्ति जागती है, उसी को बार बार जैसे नष्ट करते हैं, नाखून को काटते हैं, उसी को एक जैसा समान उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। उस प्रवृत्ति को क्या करना है, बार बार कम करना है। यह पंक्ति लाक्षणिक दृष्टि से दी गई है, जिसमें लेखक अपनी बिना निराशा व्यक्त करते हैं कि सभ्यता के विकास के बावजूद मनुष्य की प्राचीन बर्बरता नहीं हुई है, पशुता अभी भी समाप्त नहीं हुई है, अभी भी विद्यमान है मनुष्य में। हिरोशिमा जैसी घटनाएं मनुष्य के पार्श्विक प्रवृत्ति का ही एक उदाहरण था। जिसे युद्ध होना क्या है, युद्ध मनुष्य के पशुता के गुण को ही दिखाता है। मनुष्य की यह बर्बरता अभी भी जीवित है, यह बार बार उभरती रहती है किसी न किसी प्रकार से, जैसे नाखून बार बार बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, सारांश पहले भी कर चुके हैं, ये देख लीजिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक गद्य पाठ है जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं की प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य बर्बरता और पशुता के गुणों का विश्लेषण किया गया है। लेखक की बेटी के सवाल नाखून क्यों बढ़ते हैं जब उन्होंने लेखक से किया तो लेखक ने उत्तर में मनुष्य की प्राचीन आदिम प्रवृत्ति पर विचार किया। उन्होंने बताया कि जिसे नाखून बार बार काटने पर भी वो बढ़ते हैं, वैसे ही मनुष्य की विनाशकारी लक्षण जो है वे भी बार बार उभरती है। लेखक ने यह भी दर्शाया कि सभ्यता के विकास के बावजूद मनुष्य की पशुता समाप्त नहीं हुई है। विकास हो जाने के बाद भी मनुष्य के अंदर की पशुता समाप्त नहीं हुई है, यह अभी भी विद्यमान है। लेखक ने अपने चिंतन के माध्यम से यह संदेश देने का कार्य किया है कि मनुष्य अपनी अंदर की विनाशकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करे और सृजनात्मकता की ओर बढ़े। आगे पाठ का जो कुछ वचन जो दिया गया है, अल्पज्ञ, ये देख सकते हैं। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, वचन को बदलना है, एक वचन से बहुवचन में करना है। प्रतिद्वंदियों को, यह बहुवचन है। प्रतिद्वंदी, हड्डी, एक वचन। हड्डियां, मुनि, मुनियों, ये सब क्या है, एक वचन से बहुवचन बनाया गया यहाँ पे। और फिर आगे क्या है, वाक्य क्या प्रयोग किया गया है, ये आपका शब्द दिया गया है, इससे वाक्य बनाना है। बंदूक, तो बंदूक छूट गया, देख सकते हैं। वस्तु, वस्तु अच्छा है। अंग, अंग कट गया। खोज, पुराना है। और भी मतलब ये ऐसा ही नहीं बनाना है जैसे बंदूक पुरानी है, बंदूक नई है। एक शब्द से अनेक तरह के शब्द वाक्य बन सकते हैं। चोर ने बंदूक से क्या किया, चोरी करने का कार्य किया। तो बहुत तरह के हो सकते हैं। और इस मतलब बंदूक का निर्माण हो रहा है, तो किसी तरह का भी वाक्य बना सकते हैं। इसमें क्रिया और काल बताना है। वाक्य में क्रिया की काल, जो यहाँ पे वाक्य है इसका, जो इसमें बताना कि कौन से काल का है। उस दिनों में उससे जूझना पड़ता था। भूतकाल, मनुष्य आगे बढ़ा, भूतकाल यह उसको मालूम था। वर्तमान काल देख सकते हैं, जहाँ पे था लगा होगा या
भूतकाल के बारे में पता चलता है, वहाँ पे भूतकाल का प्रयोग करना है। जहाँ पे है ये तो जान ही सकते हैं वाक्य अंत में, और जहाँ पे गा है गी है गे है लगा होगा को तो भविष्य काल। देख सकते हैं आगे, इसमें विभक्ति को बताना है। शस्त्रों का लगभग षष्ठी विभक्ति, का की जो भी है वो क्या है, जितना भी का वाला है वो षष्ठी विभक्ति है, और को वाला है वो द्वितीय विभक्ति है। विभक्ति को बताना है, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। और निम्नलिखित का क्या करना है, उल्टा लिखना है, विपरीत शब्द लिखना है। पशुता, मनुष्यता, घृणा, प्रेम, अभ्यास, अनाभ्यास, मरणाशास्त्र, तारणशास्त्र, ग्रहण, उग्रास, मूर्ख, ज्ञानी, अनुवर्तिता, परिवर्तिता, सत्य, असत्य आचरण, स्वतंत्रता जैसे शब्द को स्व लगाकर 5 शब्द बनाना है। तो जैसे ये स्व, देश, धर्म, स्वभाव, स्व इच्छा, स्व लगाकर बताना था, ये हो गया। चलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो भी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये कहावत थोड़ा सा उलझन भरा है, लेकिन ये समझ के याद करिएगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ठीक है। यह किसकी कथन था, कालिदास के, संत कालिदास की। कबीर नहीं, कालिदास की, ठीक है। कालिदास की यह कहना था, कबीर का नहीं, कालिदास का, ठीक है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, नाखून को, जो बार बार अपना आचरण नहीं छोड़ता है, एक आचरण रखता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचित क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आसानी है। ललित निबंध है, ये जो निबंध है किसके ऊपर है, निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके ऊपर है। पुराने का मोह सब संयम वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। तो यह पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी से पाठ का वाक्य लिया गया है और पूछा गया है कि यह किस लेखक की पंक्ति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, पुरानी चीजों से मोह नहीं रखना चाहिए। दधीची की हड्डी से क्या बना था, इंद्र का वज्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में, 9 अगस्त या 19 अगस्त या 9 अगस्त ऐसे ही था कुछ। नख या नाखून किसका प्रतीक है, पशुता का। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, पशुता का प्रतीक दिखाता है। सहजात वृत्तियां किसे कहा गया है, अनजान स्मृतियों को। सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को। द्विवेदी जी ने किसे पूछा था कि नाखून, किसने, उनकी पुत्री ने, लड़की ने पूछा था। अगर पुत्री होगा तो पुत्री देना है, वह एक लड़की है तो ये हो जाएगा, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ता है पाठ में, बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज क्या कही थी, प्रेम। बहुत सारा चीज कहा गया था बूढ़े के द्वारा, तो इसमें से ये क्या है, विपरीत शब्द है, वास्तविक शब्द ये था, तो ये इसलिए आया। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते, मतलब बूढ़े ने क्या कहा था, मतलब बूढ़े का जो वाक्य था, क्या करना है, अपने आचरण में प्रेम, सद्भाव को स्वीकार करना है, पशुता के गुण को छोड़ देना है, और भी पुराने जो गुण थे उसको छोड़ने का बात कहा गया था। किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखते हैं, गौर, बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, गौर देश के। इतिहास से प्रश्न था। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पाठ में बताए थे। तो ठीक है, आज आपका क्लास 10 का चैप्टर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही समाप्त होता है। इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बहुतों से जो अपने दोस्त हैं उससे शेयर करिएगा, जिससे हमारा और आपका दोनों का क्या हो, विकास हो।